हाँ तो बच्चों, कल 13 जून को आपका टेस्ट हुआ था फिजिक्स, मैथ एंड बायो। तो 13 जून टेस्ट का फिजिक्स का जो टेस्ट पेपर था उसका आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 13 जून टेस्ट, फिजिक्स टेस्ट, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे इसमें, और उन बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही न्यूमेरिकल पार्ट्स बहुत ही कम था, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि एक अर्थ है, अर्थ के सेंटर पर, सी पर वेट कितना होगा। ठीक है। तो बच्चों जब हमने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाया होगा, ठीक है, G इक्वल्स टू GM/r², आई थिंक यही पढ़ाया था हमने आपको। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भाई रेडियस क्या होती है इसकी, सेंटर स्टार्ट करते हैं सेंटर से, तो r की वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है, अगर यहाँ पर r लेते हैं तो r की वैल्यू हो जाती है बच्चों 0। लेकिन अगर r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो वैल्यू इन्फिनिट आएगी। एक्चुअल में ये फार्मूला इसके लिए सूटेबल नहीं है, ये फार्मूला इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसका एक अदर फार्मूला बनता है, ठीक है, वो होता है G1 माइनस R/R। ये आपको पढ़ाया जाएगा 11th में, तो इतना भी आप डीप में डिस्कस नहीं करते हैं। बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू G की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। यहाँ पर G की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है बच्चों। तो इस केस में अगर G की वैल्यू 0 हो जाए तो बच्चों वेट W इक्वल टू क्या होता है mg, तो वो भी क्या हो जाएगा 0। यानी कि सेंटर ऑफ द जो अर्थ है वहाँ पर वेट 0 होता है। ठीक है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नाउ सेकेंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। मान लीजिए कोई दो मासेस हैं m और m, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की जो वैल्यू होगी Gm1m2/r²। ठीक है। बट सेकंड केस में क्या बोल दे रहे हैं ये लोग, सेकंड केस में बोल दे रहे हैं कि अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डबल कर दी जाए, मतलब 2r कर दी जाए। ठीक है। तो बच्चों FG डैश इक्वल्स टू Gm1m2/2r²। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, इसकी जो वैल्यू आती है वो ये आएगी Gm1m2/r² इंटू 1/4, यही आएगा। ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले जब दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी तो दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इतना था, फिर दोनों की बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो नया आया वो इतना आया। तो दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करना बड़ा आसान होता है, या तो पहले वाले में सेकंड को डिवाइड कर दो, तो ये जो इक्वल वाली वैल्यूज़ है वो कट हो जाएंगी, जो ब्रैकेट के अंदर है ये कट हो जाएंगी, तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप डिस्टेंस दोनों मासेस के बीच की डबल कर देंगे तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पहले से अब 1/4 हो जाएगा, यानी कि क्वार्टर हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम में ये बताया गया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस m1 m2 एट सेपरेशन r इज गिवन बाय। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू गिवन है k m1 m2/r²। ठीक है। और आप पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Gm1 m2/r²। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो k है एक्चुअल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये
कंपेयर करके आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो ना तो डिपेंड करता है मासेस पर और ना ही डिपेंड करता है मीडियम पर। ठीक है, तो ऐसी इनमें से कोई भी बात इसके ऑप्शन में दी नहीं है, ऐसी इनमें से कोई भी बात इनके ऑप्शन में दी नहीं हुई है। ठीक है, और अगर दिया भी है सेकंड में मीडियम पर, तो बच्चों मीडियम पर डिपेंड तो करता नहीं है, ये पहले हमने आपको पढ़ाया चैप्टर, तभी आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, अब बात आती है केवल ए जो सबसे डिफरेंट है, यानी कि हम फिजिक्स में जाते हैं कि जो के की वैल्यू है वो केवल डिपेंड करेगा इनकी यूनिट्स पर। ठीक है, डिपेंड ऑन यूनिट्स, लेकिन जो इसकी जी की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कितनी होती है बेटा? 6.67 इंटू 10⁻11, ये हमेशा फिक्स रहती है, चाहे आप कोई भी यूनिट ले लें हमेशा वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो केवल वो यूनिट्स पर डिपेंड करता है। सो इससे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में बोला गया है कि द रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट। ठीक है, तो बच्चों सैटेलाइट एक्चुअल में ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के अबाउट में या ऐसे या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सैटेलाइट मूव करते हैं, ये सैटेलाइट मूव करते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन का होता है, रोटेशनल मोशन कह सकते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो बच्चों हमेशा सर्कुलर मोशन के कारण जो है सेंटर की तरफ है, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर कोई एक वेट मशीन रख दें, अगर वेट मशीन रख दें, ठीक है, वेट मशीन, और इस पर नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा हो, या कह सकते हैं फ्री फॉलिंग ही लग रहा हो। ठीक है, तो अगर आप इस पर खड़े हो जाएं इस वेट मशीन पर, तो वेट मशीन हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। वेट मशीन पर आप जब खड़े होंगे तो आपका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन ऑलरेडी ये मशीन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इस पर, यानी नीचे तरफ ये गिर रही है, ऐसा फील होगा। तो बच्चों रिएक्शन फोर्स इसका होगा ही नहीं, इसका रिएक्शन फोर्स होगा ही नहीं। तो रिएक्शन फोर्स ना होने की वजह से, यानी कि जीरो होने की वजह से हमें वेट जो है अपना वो जीरो दिखाई देगा या जीरो फील होगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि इस ऑप्शन के, यानी रिएक्शन फोर्स जीरो होने के कारण, ये केवल ऐसा इसी में नहीं होता, ये तब भी होता है अगर कोई लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही हो, उस पर आप वेट मशीन रख दें और खड़े हो जाएं, तो आपको अपना वेट जीरो फील होगा। ठीक है, तो इस मामले में हमारे पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, या आपने कभी देखा होगा कि जब आपने कभी लिफ्ट नीचे जब जा रही हो तो आप खड़े हो जाएं उस पर, तो आपको फील होगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं, वही रीज़न इसका। सरफेस के बारे में, ये अर्थ जो है एक्चुअल में पोल्स पर, ये पोल है और ये इक्वेटर है, तो ये फ्लैट है, पोल पर ही फ्लैट है, चपटी हुई है पोल से, हल्की सी चपटी हुई है, इतना भी नहीं है, इतना दिखाया गया मैंने, इतना नहीं है। और ये इक्वेटर पर, तो आप कह सकते हैं कि रेडियस अबाउट पोल्स, यानी कि पोल की तरफ जो इसका रेडियस है वो कम है और इक्वेटर की तरफ इसका रेडियस ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी। तो बच्चों इस तरफ वेट या ग्रेविटी, ठीक है, वेट या ग्रेविटी, क्योंकि आप W इक्वल टू क्या बोलते हैं, mg, और g क्या होता है, gm/r², राइट। तो अगर हम वेट एट इक्वेटर पे निकालते हैं, इक्वेटर पे निकालते हैं, तो r की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, r की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो g की वैल्यू क्या कम बच्चों आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो यानी कि वेट की वैल्यू क्या आएगी इक्वेटर पर, कम आएगी। अगर वही ऑब्जेक्ट आप यहाँ ले जाओ पोल पर, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि r की वैल्यू कम है, rp की वैल्यू वो जो है क्या इसके कंपेयर में कम है, और जब इसके कंपेयर में कम है तो वेट उसी बॉडी का एट पोल्स पर वो ज़्यादा आएगा। तो आप जब उस ऑब्जेक्ट को इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाएंगे तो उसका हमें वेट जो है वो
इंक्रीज करता हुआ फील होगा। ठीक है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाएंगे तो उसका हमें वेट ज़्यादा बढ़ता हुआ फील होगा। तो इस लॉजिक से इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब इंक्रीज होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 देखिए। ए बॉडी ऑफ मास m is taken to the bottom of deep mine, then आप माइंस कैसे बनाते हैं? हमेशा अर्थ के डेप्थ में तो जाएंगे, अर्थ की माइंस हमेशा डेप्थ में होती है, ऐसा थोड़ी कि आप ऐसा बना दोगे। ठीक है, हमेशा डेप्थ में जाना पड़ता है माइंस के लिए। ठीक है, यानी कि आप ऐसे माइंस में जा रहे होंगे, इस तरह से ये माइंस है, अंदर जा रहे होंगे। तो आर की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, यानी रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो रही होगी, वो डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज करेगी तो बच्चों उससे क्या होगा, जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जब जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो बच्चों एम जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और एम जी है क्या बच्चों, वेट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, डिक्रीजेस, इट्स वेट डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, ये इसका वेट डिक्रीज करेगा। अच्छा, एम जो है वो मास होता है बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं ले जाओ आप इसको, वेट फोर्स होता है, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों सेवन्थ में देखो क्या बोला गया, सेवन्थ वाला क्वेश्चन फिर से एक बार लॉजिक रिपीट हुआ है, क्वेश्चन तो अलग है। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, मैंने पहले बताया था इक्वेटर एंड पोल्स। तो बच्चों इक्वेटर से पोल्स पर जाएंगे तो हमने बोला था उसका वेट इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो कह सकते हैं कि ग्रेविटी एट द पोल्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट द इक्वेटर, ज़्यादा होगी, है कि नहीं। तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स पर जाएंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, इधर जाएंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये अर्थ सरफेस है, यह सब कह सकते हैं सी लेवल। ठीक है, अगर आप कोल माइन जाते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे, कोल माइन, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, जी की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर अगर जी की वैल्यू जी है तो नीचे जाने पर अर्थ को, मतलब अर्थ के अंदर जाएंगे, या कह सकते हैं इनसाइड ऑफ अर्थ कह सकते हैं इसको, इनसाइड या डेप्थ ऑफ अर्थ, सीधी सी बात है, डेप्थ ऑफ अर्थ, डेप्थ ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब आप अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं टॉप ऑफ द माउंटेन, तो हमेशा माउंटेन जो है अर्थ के सरफेस से ऊपर होते हैं, यानी कि ऊपर का सरफेस, ये टॉप ऑफ द अर्थ कह सकते हैं, टॉप ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि माउंटेन। तो बच्चों यहाँ पर भी जी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो रिड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ेगी, वी नो जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो बच्चों वाली होती है वो जी इक्वल्स टू जी डैश 1 माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, ऐसा होता है, और यहाँ पर जो वैल्यू एक्चुअल में ये होती है। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपने कोई वेट W लिया है तो ऊपर जाओगे तो घटेगा, नीचे जाओगे तो घटेगा। तो कह रहे हैं कि कहाँ पर वेट कौन सा है, पहले हम
क्वेश्चन देख के लिख लेते हैं। कह रहे हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन, ठीक है, कोल माइन में जिसका वेट है वो है आपका W1 कोल माइन, ठीक है, और सी लेवल पर उसका वेट है W2, ठीक है, और जाते हैं फिर कह रहे हैं कि माउंटेन पर उसका वेट है W3, तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो आप कह सकते हैं ए ऑप्शन W1 इज लेस देन W2, ठीक है बच्चों, एंड W3 इज लेस देन ऑल्सो W2, या उल्टा कर दें W2 इज ग्रेटर देन W3। या इसी को कंबाइंड लिखा गया है ए ऑप्शन में, W1 लेस देन W2 इज ग्रेटर देन W3, ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट है, तो इसे नोट कर लें। नाइन्थ प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, G इज लेस एट द अर्थ सरफेस देन एट हायर अबव इट और डेप्थ बिलो इट। ऐसा ही नहीं, मैंने पहले बोला था कि अर्थ के सरफेस के अंदर जाने पर इन है या डेप्थ कह सकते हैं, और ये GH हाइट पे कह सकते हैं। तो बच्चों G की वैल्यू GH ऑलवेज लेसर, GD ऑलवेज लेसर, तो इस बेस पर पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। G सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा भी नहीं है कि G जो है वो अर्थ की सरफेस पर हर जगह सेम है। क्यों? क्योंकि अगर आप पोल्स पे जाएंगे और इक्वेटर पर जाएंगे तो भी अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पर G की वैल्यू कम है, यहाँ पर G की वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा है, GP की वैल्यू ज़्यादा है, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाउ सी G हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द इक्वेटर, G नहीं, ऐसा तो नहीं है इक्वेटर पर ही मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है, वो तो पोल्स पर होती है मैक्सिमम वैल्यू तो, ठीक। फिर कह रहे हैं कि डी ऑप्शन जो कहते हैं G इज़ ग्रेटर एट द पोल्स देन एट इक्वेटर, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही बोल रहा है कि G जो है वो पोल पर ग्रेटर है, किससे, G एट इक्वेटर, सो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जो 10th प्रॉब्लम में देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है बस, लेकिन समझ गया, ठीक है। इफ मास ऑफ द बॉडी इज m, मास ऑफ द बॉडी इज m, ये मास है ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर उस बॉडी का मास m है, देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून सरफेस, ठीक है। देखिए आपके दिमाग क्या आया होगा, आपके दिमाग में और है क्या एक्चुअली, अर्थ पर अगर बच्चों G है, मतलब वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एट द अर्थ सरफेस इज G, तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एट द सरफेस ऑफ मून इज G/6, राइट, आपके दिमाग में बात ही आई होगी। लेकिन बच्चों ये होता है वेट, ये होता है बच्चों वेट जो आप सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ बात चल रही है मास की, मास होता है बच्चों कांस्टेंट, तो वेट दोनों का डिफर होगा लेकिन मास कांस्टेंट रहता है, मास तो वही रहेगा, नो चेंज, नो चेंज इन मास, नो चेंज इन मास इन ऑन द मून, मास ऑन द मून, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, m ही रहेगा, जो मास यहाँ पर है वही मास मून पर रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, बस केवल वेट चेंज होगा उसका। तो बच्चों हमने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिए।